Hi everyone, welcome to our YouTube channel ICSE Thoughtwell by Unacademy. I am Kirti Mendiratta, your biology educator, and in this session we are going to take the rapid revision of the chapter Cell Cycle and Division. तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि आज हमें कौन से टॉपिक्स को कवर करना है. फर्स्टली वी विल सी द इंट्रोडक्शन टू सेल साइकिल. उसके बाद हम जानेंगे सेल्स डिविजन के कौन से दो टाइप्स होते हैं, विच इज माइटोसिस एंड मियोसिस. तो माइटोसिस हमको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, मियोसिस का हमको सिर्फ एक ब्रीफ ओवरव्यू लेना है, एंड फाइनली हम एक कंपैरिजन देखेंगे विच इज बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस. तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सेल साइकिल का मतलब क्या होता है. सिंपल शब्दों में कहा जाए तो जब कोई एक सेल डिवाइड कर जाता है दो डॉटर सेल्स के अंदर, तो जो पूरे प्रोसेस में जितने भी स्टेप्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, चेंजेस होते हैं, उन सबको हम कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं, सेल साइकिल. अभी देखने में तो बहुत सिंपल लग रहा है कि एक सेल टूट के दो सेल में बट चुका है, बट इसके पीछे एक पूरी आर्मी लगती है, प्रोटीन्स की, इवेंट्स की, बहुत सारा रेप्लिकेशन होता है, ड्यूप्लीकेशन होता है, जो हम अभी देखने वाले हैं. तो सिंपल शब्दों में हमें वो सारे बैकग्राउंड इफेक्ट्स पढ़ने हैं जो कि एक सेल को डिवाइड करने में हेल्प करते हैं. चलिए, तो a cell cycle is a series of events that take place in the cell leading to its duplication and division. मैंने क्या किया है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया है सो दैट आप लोग इन कीवर्ड्स को नहीं भूले, राइट. अब जैसा कि मैंने बताया बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, तो सेल साइकिल हम दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं. पहला होता है इंटरफेज और दूसरा होता है माइटोटिक फेज, एम फेज, या मैं बोल सकती हूँ एक्चुअली वो फेज है जहां पे डिविजन होता है, राइट. अगर मैं बात करूं इंटरफेस की बच्चों, तो यहाँ पर क्या होती है, प्रेपरेशन होती है. जैसे कि आप किसी भी एग्जाम को देने से पहले पूरा वेल प्रिपेयर्ड होके जाते हैं, लाइकवाइज जब सेल को डिवाइड करना होता है तो उससे पहले वो एक पूरे प्रेपरेटरी फेज में होता है जिसे कहा जाता है इंटरफेस, जो कि तीन पार्ट्स में डिवाइड भी किया गया है, विच आर G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. हम इन सबको भी एक बार डिटेल में देख लेते हैं. चलिए देखो बच्चों, ये जो डायग्राम है आपके बुक में आपने देखा होगा और बहुत ही फ्रीक्वेंटली आपसे पूछा भी जाता है लेबल करने को. तो सबसे पहले मैं अगर आपको एक बार मार्क करके बताऊं, तो ये जो आपको पूरा पर्पल वाला रीजन दिख रहा है जिसके अंदर तीन फेजेस को इंक्लूड किया जा रहा है, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज, ये किसके अंदर आ जाता है, आपके इंटरफेज के अंदर. और इंटरफेज जो है, ये अगर आप देखें इस पूरी साइकिल का सबसे मैक्सिमम पार्ट है. देखो ये पूरा रीजन जो है सिर्फ इंटरफेज ने इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है. अगर मैं बात करती हूँ G1 फेज की, तो इसे कहा जाता है ग्रोथ फेज, या कहीं भी आपको गैप भी दिख जाएगा, गैप फेज, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेजरली सेल ग्रोथ हो रही है. और क्या क्या होता है, आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा होता है, जो कि सेल डिवीजन के टाइम पे जरूरी भी होता है. माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट रेप्लिकेट कर रहे होते हैं, अपने नंबर बढ़ा रहे होते हैं. साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, साइटोप्लाज्म का जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बच्चों, अगर एक सेल को दो में डिवाइड करना है तो जो सारा कंटेंट इस सेल के पास है वो इनकी डॉटर सेल्स के पास भी होना चाहिए. तो उसके लिए हर चीज का एक जेरोक्स बनाया जाता है, या मैं बोल सकती हूँ उसको डुप्लीकेट किया जाता है, ठीक है. चलते हैं हम एस फेज की तरफ. एस फेज का नाम एस क्यों पड़ा है, बिकॉज एस से आता है टर्म सिंथेसिस, राइट. यहाँ पे क्या होता है, आपका डीएनए का ड्यूप्लीकेशन, या मैं बोल सकती हूँ क्रोमोसोम का ड्यूप्लीकेशन होता है, ठीक है, जिससे क्रोमोसोम का नंबर भी डबल हो जाए और डॉटर सेल्स में इक्वली बढ़ सके. फिर आता है आपके पास G2 फेज, जिसको हम कह सकते हैं ग्रोथ 2 फेज. इस टाइम पे क्या होता है, जो बचे कुछ आरएनए और प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं हो पाए थे G1 फेज के अंदर, उनका ड्यूप्लीकेशन G2 फेज के अंदर होता है, ठीक है. एंड फाइनली अगर कोई सेल G2 फेज में आ जाता है, इसका मतलब ये है कि अब वो डिवाइड करने के लिए एब्सोल्युटली रेडी होता है. अब जैसे ही देखो बच्चों G2 से यहाँ पे एंटर करता है आपका सेल, इसमें लिखा गया माइटोसिस, यानी ये आपका माइटोटिक फेज है या एम फेज है, जहां पे सेल आपका एक्चुअली में डिवीजन करेगा. और देखिए इस पूरी साइकिल में से सिर्फ इतना छोटा सा पार्ट है जहां पे सेल एक्चुअली डिवाइड कर रहा होता है, बाकी 90% ऑफ द टाइम सिर्फ सेल प्रिपेयर कर रहा होता है खुद को डिवाइड करने के लिए. और ये माइटोसिस में मल्टीपल फेजेस में बनाई गई है, जिसको मैं भी आपको समझा भी देती हूँ. देखिए इंटरफेस के लिए लिखा गया है द फेज वेयर द सेल प्रिपेयर्स फॉर डिवीजन, एंड इसको हमने किन फेजेस में डिवाइड किया, G1, S एंड G2. G1 is called growth phase 1 where it is growing and preparing for DNA replication. S synthesis phase है जहां पे DNA का एक्चुअली में रेप्लिकेशन हो रहा है. G2 की बात करूं, ग्रोथ फेज 2 की, तो पूरा ग्रोथ और प्रिपरेशन हो रहा है जो कि G1 में नहीं हो पाया था. ओके, आई होप आई एम क्लियर. माइटोटिक फेज, एम फेज, या फिर बोल सकती हूँ डिवाइडिंग फेज, यहाँ पे एक्चुअली डिवीजन होता है, उसकी अगर हम बात करें, द फेज वेयर द सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, ठीक है. इसके अंदर भी कुछ पर्टिकुलर फेजेस होते हैं, मैं लिखवा देती हूँ आपको. एक होता है प्रोफेज, देन वी हैव मेटाफेज जो कि आपका सेकंड फेज होता है. इन सब के बारे में आपको बेसिक पॉइंट्स अभी जानने भी है. एनाफेज, एंड फाइनली वी हैव टीलोफेज, राइट. इसके बाद आपके पास जो दो मेजर इवेंट होते हैं वो होते हैं कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस.
तो जो पहला आपका माइटोसिस होता है बच्चों, उसमें आपका कैरियोकाइनेसिस हो जाता है। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस एंड काइनेसिस का मतलब होता है डिविजन। तो यानी न्यूक्लियस का क्या हो रहा है, यहाँ पे डिविजन हो रहा है। और एंड में सारा प्रोसेस होने के बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म एंड काइनेसिस का मतलब क्या होता है, डिविजन, मतलब साइटोप्लाज्म का डिविजन हो रहा होता है, जो कि एंड का स्टेप होता है। आइए हम एक बार माइटोसिस के हर एक फेज को अच्छे से पढ़ लेते हैं, बिकॉज माइटोसिस की स्टेजेस आपके कोर्स में है, राइट। सबसे पहले हम जानेंगे प्रोफेज क्या होता है। टेक्स्ट के साथ साथ एक बार डायग्राम पे भी नजर डालिएगा, यहाँ से जल्दी क्लियर होगा। क्रोमैटिड कंडेंस एंड बिकम क्रोमोसोम। क्रोमैटिड क्रोमैटिन में कंफ्यूज नहीं होना है, क्या होते हैं मैंने अपना लेक्चर पिछले वाले में सब कुछ एक एक टर्म को अच्छे से समझाया है। सो मेक श्योर आप उसको रेफर करके आए ताकि कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो। तो क्रोमैटिड कंडेंस होके क्या बन जाते हैं बच्चों, क्रोमोसोम। ये देखो क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं कितने टाइटली पैक्ड है यहाँ पे सारे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस डिसअपियर। ये पूरा सेंटर में न्यूक्लियस होता है, बट यहाँ तो कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, सारे क्रोमोसोम ऐसे बीच में फैले पड़े हैं। स्पिंडल बिगिंस टू फॉर्म। स्पिंडल और कुछ नहीं है, वो सारी ऐसे बोल सकते हो ट्यूब्स हैं जो कि आपके क्रोमोसोम को सेपरेट करेंगी। तो देखो स्पिंडल ये रे बने हुए हैं, ये दिख रहे हैं आपको स्पिंडल, सारे क्या है, रेडी है। और ये रेडी होके क्या करते हैं, दोनों क्रोमोसोम्स को अलग अलग कर देते हैं। सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच टू ईच अदर एट सेंट्रोमियर। यानी कि अब ये जो ऑपोजिट पोल से आपके पास स्पिंडल आ रहा है, ये सिस्टर क्रोमैटिड के सेंट्रोमियर पे जाके अटैच हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम मेटाफेज की तरफ। मेटाफेज में देखो क्या होता है, क्रोमोसोम्स सारे के सारे कितनी सुंदर तरह से लाइन में अरेंज्ड है, जैसे कि मानो किसी क्लास को असेंबली में खड़ा कर दिया तो पूरी एक लाइन पे अरेंज्ड है, इसलिए क्या बोलते हैं इनको, मेटाफेज प्लेट, मतलब एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना लिया है, राइट। सेंट्रियोल्स मूव एट पोलर एंड्स। पोलर का मतलब होता है ऑपोजिट एंड। अब देखो बच्चों हल्की सी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ, देखो ये होता है सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल से निकलते हैं आपके स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। तो ये जो सेंट्रियोल्स को ये बोला जा रहा है कि ऑपोजिट एंड पे है, मतलब एक सेंट्रियोल ये रहा और दूसरा सेंट्रियोल ये रहा, और दोनों से स्पिंडल निकल रहे होते हैं ऐसे, और ये स्पिंडल कहाँ पे जाके अटैच हो जाते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड के सेंट्रोमियर के ऊपर। तो एग्जैक्टली ये चीज ही यहाँ पे मेंशन की गई है। आइए अगले पे चलते हैं, विच इज एनाफेज। अब ये जो आपके पेयर क्रोमोसोम्स थे उनको सेपरेट कर लेता है, बिकॉज स्पिंडल इनको खींच लेता है ऑपोजिट तरफ। देखिए ये आपका सेंट्रियोल था, ये सारी आपकी स्पिंडल फाइबर्स है, इन्होंने क्रोमोसोम को देखो कैसे खींच लिया है, ये बेचारे छोटे छोटे से लटक गए और दोनों ऑपोजिट पोल्स के ऊपर अब जाके ट्रांसफर होने लग गए, ठीक है। सेपरेटेड क्रोमैटिड मूव टू द ऑपोजिट पोल। जाहिर सी बात है, कुछ जा रहे हैं ऊपर की तरफ, कुछ जा रहे हैं नीचे की तरफ, मतलब उल्टे डायरेक्शन में। पार्शियल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म बिगिंस, मतलब अब साइटोप्लाज्म ने तैयार कर दिया ताकि सेल डिवाइड हो पाए। नेक्स्ट अप वी हैव टीलोफेज। टीलोफेज की बात करें तो क्रोमोसोम आर एट द पोल्स। देखो ये सारे क्रोमोसोम एक तरफ है, ये सारे क्रोमोसोम अब दूसरी तरफ है। क्रोमोसोम डीकंडेंस टू फॉर्म क्रोमैटिन, क्योंकि सेल डिवीजन हो चुका है तो सारे के सारे वापस खुल जाते हैं और क्रोमैटिन बना लेते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप देखो धीरे धीरे यहाँ पे बनने लगेगा, ठीक है। अब क्योंकि सेल डिवीजन पूरा हो चुका है तो जाहिर सी बात है स्पिंडल फाइबर्स की कोई खास जरूरत है नहीं, तो धीरे धीरे देखिए सारे स्पिंडल फाइबर जो पहले ऐसे निकले हुए थे सेंट्रियोल से, वो सारे अब वापस से डिसअपियर कर चुके हैं, बिकॉज दे आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, ओवरऑल कंक्लूजन कैसा है। इंटरफेज में देखो सारा सेल प्रिपेयर कर रहा होता है अपने आप को, हर चीज की डुप्लीकेटेड कॉपी बन रही होती है। प्रोफेज के अंदर देखेंगे अगर हम बच्चों, सारा का सारा जो ये न्यूक्लियर एनवेलप है डिसअपियर कर जाता है, सारे क्रोमोसोम पेयर करके बैठ जाते हैं एक दूसरे से, धीरे धीरे सेंट्रियोल भी आने लग जाता है। मेटाफेज पे फिर से देखो मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन हो गया है, और जो सेंट्रियोल्स होते हैं इनके स्पिंडल फाइबर निकल के क्रोमैटिन से जाके अटैच करने लग जाते हैं। एनाफेज में आते थे सारे क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल पे चले गए हैं, बिकॉज स्पिंडल ने उनको खींच लिया है। टीलोफेज पे दोनों ऑपोजिट एंड पे है, धीरे धीरे न्यूक्लियर एनवेलप बनेगा, सारा का सारा जितना भी स्पिंडल है वो डिसअपियर कर जाएगा, और इवेंचुअली आपके दो सेल्स का, डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट अप वी हैव साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ठीक है। अब प्लांट और एनिमल सेल के अंदर हल्के से डिफरेंसेस होते हैं, हम एक बार देख लेंगे। अगर मैं बात करती हूँ एनिमल सेल्स की, तो एनिमल सेल में बनता है क्लीवेज फरो। यहाँ पे जो होता है सेल आके एक दूसरे के साथ इंटैंगल हो जाते हैं और धीरे धीरे वो सेपरेट होने लग जाएगा, ठीक है। प्लांट सेल की बात करूं तो प्लांट सेल का बहुत सारा जो कंटेंट होता है वो पहले सेल के सेंटर में आके इकट्ठा हो जाता है और एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल प्लेट। मैंने यहाँ पे लिखा भी है सेल प्लेट। अब ये सेल प्लेट क्या कर देती है, प्लांट सेल को दो में डिवाइड कर देती है, राइट। बट ऐसा किसी भी चीज का इकट्ठा होना आपको एनिमल सेल में नहीं दिखता है, वहां पे सिंपली क्लीवेज हो जाती है। चलिए आइए, माइटोसिस का ओवरऑल बच्चों एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ये है ताकि आप समझ पाए। पहली बात तो आप इस डायग्राम से क्या याद रखेंगे कि एक सेल दो में डिवाइड हो रहा है। देखो ये रहा एक पेरेंट सेल और ये रहा उसका दो डॉटर सेल्स,
ठीक है। दूसरी चीज आप क्या देख पा रहे हैं कि अगर पेरेंट सेल के अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है वही क्रोमोसोम का नंबर एग्जैक्टली डॉटर सेल्स के अंदर रहता है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे देखूं तो क्रोमोसोम नंबर 1 2 3 4 चार क्रोमोसोम ओवरऑल पेरेंट सेल के अंदर है, एग्जैक्टली चार बच्चों में भी आ जाते हैं 1 2 3 4 इन डॉटर सेल्स एंड इधर भी 1 2 3 4 इन डॉटर सेल्स। मतलब कि क्रोमोसोम नंबर बिल्कुल बिल्कुल सेम रहता है, इस चीज को क्या बोला जाता है, इक्वेशनल डिवीजन। आप लिख सकते हैं माइटोसिस का दूसरा नाम क्या है, इक्वेशनल डिवीजन। बिकॉज देखो दोनों टाइप पे इक्वल बच्चे बन रहे हैं, डॉटर सेल्स बिल्कुल ही इक्वल है पेरेंट्स जैसी, राइट। चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू मियोसिस। मियोसिस में बच्चा थोड़ा सा उल्टा होता है। देखो पहले तो एक सेल चार में डिवाइड हो रहा है, देखेंगे हम कैसे, क्या प्रोसेस है आपको नहीं जानना है बिकॉज ऑब्वियसली आपके सिलेबस में लिखा गया है कि आपको बस एक ओवरव्यू लेना है। देखो एक सेल है, ठीक है, इसके 1 2 3 4 चार डॉटर सेल्स बन रही है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी आप इंपॉर्टेंट चीज क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर पेरेंट के अंदर जितना भी क्रोमोसोम है उसका आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसकी डॉटर सेल्स में आता है। जैसे कि अगर यहाँ पे है 1 2 3 4 4 इज इन पेरेंट्स, बट जो डॉटर सेल्स उनके पास कितना आ रहा है, 2। इधर भी देखो 2 आ रहे हैं सब में, तो जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो जाता है बच्चों, हाफ। क्योंकि इस प्रकार के डिवीजन के अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, इसलिए मियोसिस को कहा जाता है रिडक्शनल डिवीजन। आई होप माई पॉइंट इज क्लियर टू ईच वन ऑफ यू। चलिएगा आगे चलते हैं। मियोसिस का मैंने एक सिंपल सा डायग्राम लिया बिकॉज आपको कुछ टर्म जानना जरूरी है इस लेवल पे, विच इज होमोलोगस क्रोमोसोम एंड क्रॉसिंग ओवर। तो देखो वो जान लेते हैं कैसे हो रहा है। सबसे पहले जब सेल ने डिवाइड करने का डिसीजन लिया था तो क्या हुआ, क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन हुआ। देख सकते हैं क्रोमोसोम रेप्लिकेट हुए, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम थे। अब होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर बच्चों क्या होता है, मैक्सिमम चीजें सिमिलर होती है, कुछ एक दो माइनर डिफरेंसेस होते हैं। तो ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम सोचते हैं कि यार क्यों ना हम लोग सिमिलर है तो अपना थोड़ा थोड़ा पार्ट एक्सचेंज कर ले। तो देखो इन दोनों के अंदर से कुछ कुछ क्रोमैटिड्स एक दूसरे से एंटैंगल हो जाती हैं और क्रॉस करने की कोशिश कर देती हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। मतलब एक जो है वो दूसरे को क्रॉस करता है। जैसे कई बार आप देखते हैं जो ट्रेन होती है रेलवे ट्रैक पे, वो क्या होता है एक ट्रैक से दूसरे पे ट्रांसफर हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है, क्रॉसिंग ओवर। एग्जैक्टली सेम प्रोसेस होता है कि जो दो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या कर जाते हैं, एक दूसरे के साथ टैंगल हो जाते हैं और अपने आप को एक्सचेंज कर लेते हैं। मतलब देखो यहाँ पे जो रेड वाला क्रोमोसोम है, जब ब्लू से एक्सचेंज किया तो उसके में थोड़ा सा पार्ट ब्लू का आ गया, ऐसे ही जब ब्लू वाले ने एक्सचेंज किया थोड़ा सा पार्ट रेड का आ गया। अब फाइनली ये सेपरेट हो जाते हैं। देखो तो हर एक सेल में एक क्रोमोसोम आ गया। होप कि आपको क्रॉसिंग ओवर यहाँ से क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं कि मियोसिस का ही क्रॉसिंग ओवर का मैंने यहाँ पे डिटेल एक डायग्रामेटिक व्यू और ले लिया ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये देखिए ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम थे, मतलब इनके अंदर मैक्सिमम पॉइंट्स क्या है, सिमिलर है, मतलब बहुत ही कम डिफरेंसेस है। तो इन्होंने सोचा कि अगर हमारे में मैक्सिमम सिमिलैरिटी है और डिफरेंसेस बहुत निल है तो हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं हमारा डीएनए। तो देखो ये जो ब्लू वाला है इसने अपने आर्म को एक्सटेंड किया है और इस रेड वाले ने भी अपने आप को एक्सटेंड किया है, जिसकी वजह से ये ब्लू का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे ज्वाइन हो गया है और रेड का थोड़ा सा पार्ट ब्लू में चला गया है। ये देखिए ये पूरा रीजन ब्लू है, सिर्फ इतना सा रेड का एक्सचेंज हो गया है और यहाँ ब्लू रेड वाले में थोड़ा सा पार्ट ब्लू का आ चुका है। तो आपको ध्यान रखना है क्रॉसिंग ओवर और कुछ नहीं है, बस होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जो है डीएनए का एक्सचेंज हो जाता है। बाकी टर्म्स अगर आप नहीं भी याद रखेंगे तो आपको चलेगा इस लेवल पे। चलिए मियोसिस की ही मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है, एक बार देख लेते हैं। अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ। मतलब पेरेंट में जितना क्रोमोसोम है उसके बच्चों में, बच्चों वाले सेल्स के अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, रिजल्टिंग इन 4 हैप्लॉइड सेल्स। अब कहाँ पे काम आता है मियोसिस आपका, गैमीट फॉर्मेशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है मियोसिस के अंदर, इसलिए मियोसिस को क्या बोल देते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम एक ओवरऑल बच्चों कंपैरिजन चार्ट एनालाइज कर लेंगे फॉर मियोसिस एंड माइटोसिस। चलिए अगर हम बात करें सबसे पहले कि माइटोसिस का, यहाँ पर माइटोसिस मेंशन्ड है एंड यहाँ पे मियोसिस मेंशन्ड है। पर्पस देख लेते हैं बच्चों, माइटोसिस कहाँ पे काम आता है आपका, यूजुअली मान लो कोई इंजरी हो गई, ग्रोथ हो गया, सेल का रिपेयर हो गया, वहां सब जगह पे आपका माइटोसिस काम आता है। बट अगर मैं बात करती हूँ गैमीट फॉर्मेशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वहां पे आपका मियोसिस काम आता है। कैसे आएगा, आप रिप्रोडक्शन वाले यूनिट में अच्छे से पढ़ेंगे। सेल डिवीजन टाइप क्या होता है, माइटोसिस को क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन, बिकॉज जो डॉटर सेल्स होती है उनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं एज पेरेंट। बट मियोसिस को क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, बिकॉज जो डॉटर सेल्स होती है उनमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, हाफ एज कंपेयर टू दी पेरेंट्स। एंड देन क्रोमोसोम नंबर लिखा हुआ है मेंटेन्स द डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर इन माइटोसिस, बट मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाता है।
जेनेटिक वेरिएशन की बात करें, भाई माइटोसिस में कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता। ऐसा लगता है कि पेरेंट सेल की फोटोकॉपी निकाल दी हो, तो जब फोटोकॉपी कराएंगे तो कोई भी वेरिएशन नहीं आ सकता है। बट मियोसिस के अंदर क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है चेंजेस पाए जाते हैं डीएनए में। और ऑब्वियसली बात है भाई, अगर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो चेंजेस आएंगे ही आएंगे। देखिए यहाँ पे पहले जो पूरा ब्लू क्रोमोसोम होता था उसमें रेड आ गया है, और जो पूरा रेड हुआ करता था उसमें ब्लू आ गया है। मतलब डीएनए में चेंजेस तो आते हैं, मियोसिस के टाइम आते हैं, पर माइटोसिस में नहीं आते हैं। चलिए, अकरेंस कहाँ पे पाई जाती है माइटोसिस? सोमैटिक सेल्स ऑफ द बॉडी, मतलब जो नॉर्मल आपकी बॉडी सेल्स है। बट मियोसिस कहाँ पे होती है? सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में, या मैं बोल सकती हूँ आपकी गैमीट्स के अंदर होती है। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है? ग्रोथ होती है, रिपेयर ऑफ टिश्यू। एंड मियोसिस का क्या है? जेनेटिक, मैं बोल सकती हूँ इवोल्यूशन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नंबर ऑफ डिवीजन, देखो ये आपकी बुक में एक्चुअली माइटोसिस के लिए तो बताया गया कि एक ही साइकिल होती है, बट आप जब बड़े हो जाएंगे, मतलब बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, तो आप जानेंगे कि मियोसिस जो है वो सिंगल साइकिल में डिवाइड नहीं होता है। मियोसिस की स्टेज 1 होती है और स्टेज 2 होती है, जो आप डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल क्या है? वुंड हीलिंग हो गया, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एंड डेड टिश्यूज हो गया। एंड अगर मियोसिस की बात करूँ तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आई होप आपको यहाँ तक बेसिक्स क्लियर रहे होंगे, क्योंकि रैपिड रिवीजन है तो हम बहुत ज्यादा इन डिटेल किसी चीज में नहीं जा पाते। बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। होप टू सी यू द नेक्स्ट टाइम, एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।